वेलकम टू अ न्यू वर्ल्ड। आज से आप महसूस करेंगे सब कुछ बदलते हुए अपने आसपास, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप में जागेगा एक नया आत्मविश्वास जो दिखाई देगा आपके मुंह से निकले हुए अंग्रेजी के हर शब्द में, जैसे अचानक आपकी जुबान किसी श्राप से मुक्त हो गई हो। अंग्रेजी अब सुनी जा सकेगी आपकी आवाज में, बेधड़क, बेझिझक, एकदम फिसलती हुई, क्योंकि अब आपके हाथ में है अंग्रेजी बोलने का रामबाण, डायनेमिक इंग्लिश स्पीक कोर्स। पन्ने पलटते जाइए, तकदीर बदलते जाइए। इसमें है आपके करियर की सक्सेस की एक नई कहानी। इसमें है हर पार्टी में आपकी चर्चा की तैयारी। इसमें है मिस इंग्लिश को अपना बनाने की जोशीली रवानी, क्योंकि इसमें है मेमोरी गुरु विश्वरूप रॉय चौधरी के अनोखी मेमोरी टिप्स, इंग्लिश सीखने की नई टेक्निक। अंग्रेजी को याद करने की बजाय आप सीखेंगे इसे अपने मन मस्तिष्क में गहरे बिठाना, और देखते ही देखते आप करने लगेंगे सही शब्द का सही उच्चारण एकदम सही जगह पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वरूप रॉय चौधरी आपका स्वागत करता हूं डायनेमिक मेमोरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। वैसे तो हम जानते हैं कि कोई भी भाषा सीखना, स्पेशली इंग्लिश सीखना, बहुत ही मुश्किल, कठिन काम माना जाता है, लेकिन यही काम बहुत ही आसान और एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे मेमोरी के टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी लर्निंग को बहुत ही फास्ट और मज़ेदार भी बना सकते हैं। तो अगले 1 घंटे में मैं आपसे मिलता रहूँगा और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आपकी ये लर्निंग आसान और मज़ेदार भी हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखना है जब भी आप कुछ भी सीखते हैं, एंड स्पेशली जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे माइंड एंड बॉडी का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आप कितना फास्ट सीख रहे हैं और कितना आसानी से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। सो इससे पहले कि हम ये बात करें कि इंग्लिश कैसे सीखें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा माइंड एंड बॉडी सीखता कैसे है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, हमारा माइंड तभी ज़्यादा अच्छा सीख पाता है जब माइंड एंड बॉडी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होता है। या मैं अगर सिंपली ये बोलूँ कि जब भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड एक्साइटेड मोड में होता है या एंजॉयफुल मोड में होता है या बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होता है, उस वक्त आप जब भी कुछ सीखते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली याद रहता है, वो ज़्यादा जल्दी हम पिकअप करते हैं, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग होता है। या इसके विपरीत, जब भी हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, यानी कि गुस्सा, यानी कि डर, यानी कि फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन या एंजाइटी, या जब हम थके हुए होते हैं, या जब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या जब हम चिड़चिड़ेपन में के स्टेट में होते हैं, जब आप इन स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तब आपके माइंड एंड बॉडी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। इसका मतलब कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ सीखने की बात करें, सबसे पहले हमें अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लाना ज़रूरी है, और तभी आएगा कोई भी चीज़ सीखने की बात। अध्याय दर अध्याय अंग्रेजी बोलने के इस नुस्खे को इस तरह से सजाया गया है कि आपके अंदर आसानी से समा जाए, आपको पता भी ना चले कि आप अंग्रेजी के रंग में कितना रंग गए हैं। सीखने का मजा इसी में है, क्लास में बैठने में नहीं। और अब जब जरूरत है तो सीखने में परहेज कैसा? आज के इस बदलते जमाने में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। IT हो या कॉल सेंटर, अंग्रेजी के दम पर लोगों की तनख्वाह हजारों में होती है और विदेश जाने के अवसर भी। ऐसे में अंग्रेजी बोलना सीखने से कोई पीछे कैसे रहे? इसीलिए शेखर सुमन, कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों ने इसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीखने की अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग उन्होंने अंग्रेजी सीखने में किया और इसे धड़ाधड़ बोलना सीख गए। अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं है, बस बात है जुबान पर चढ़ने की। इसके लिए जरूरी है अपने आसपास माहौल बनाना, अंग्रेजी सुनना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी कहना। शुरू में अंग्रेजी बोलने का अभ्यास अपने करीबी दोस्तों और संबंधियों के साथ कीजिए, या फिर पति के साथ, पत्नी के साथ। इससे आप किसी तरह से मजाक का पात्र नहीं बन सकेंगे। अंग्रेजी सीखने की आपकी इस कोशिश में हम आपके साथ हैं। अब आपकी बोलती शुरू होती है और दूसरों की बोलती बंद। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के साथ, जो कि अंग्रेजी भाषा का आधार है। A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। ABCD तो आपने सीख ही ली, तो चलिए अब सीखते हैं सप्ताह के दिनों के नाम यानी डेज ऑफ द वीक। संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेडनेसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार और सैटरडे यानी शनिवार। ये दिन महीने में होते हैं और महीने होते हैं साल में, तो चलिए जानते हैं महीनों के नाम यानी मंथ्स ऑफ द ईयर। जनवरी यानी जनवरी, फरवरी यानी फरवरी, मार्च यानी मार्च, अप्रैल यानी अप्रैल, मई यानी मई, जून यानी जून, जुलाई यानी जुलाई, अगस्त यानी अगस्त, सितंबर यानी सितंबर, अक्टूबर यानी अक्टूबर, नवंबर यानी नवंबर और दिसंबर यानी दिसंबर। डायनेमिक मेमोरी, ऐसा क्या करें कि हमारी मेमोरी डायनेमिक हो जाए, यानी कि जो भी कुछ हम पढ़ें या जो भी कुछ हम लिखें या जो भी कुछ हम याद करना चाहें वो एक बार में ही याद हो जाए, देर तक याद रहे और जब चाहे करेक्टली रिकॉल कर पाए। उसके लिए कई तरह से टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू वाकई में आप अपनी लर्निंग को कई गुना फास्ट कर सकते हैं और ये आप कर सकते हैं थ्रू डायनेमिक मेमोरी मेथड्स। ये मेरी किताब है जिसकी तरफ के थ्रू आप वो साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक सीख सकते हैं जिससे आप अपनी लर्निंग को 21 दिन में ही दोगुनित कर सकते हैं। इस बुक में वो सारे टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डोमिनिक ओब्रायन ने 6 बार अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इन टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने भी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और पिछले 7 साल से लगातार मेरा नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। आप भी इन टेक्निक्स को सीख सकते हैं और यही टेक्निक आप अपने एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कहिए, महीनों का ये सफर तो आसान सा रहा ना? और क्यों ना हो अगर हमारी जिंदगी रंगों से भरपूर हो तो। यूं तो रंगों से परिचय पुराना है, मगर अंग्रेजी में भी तो उनका नाम जानना है। ग्रे यानी हल्का काला, ग्रीन यानी हरा, व्हाइट यानी सफेद, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी संतरी और रेड का मतलब लाल। तो रंगों की मस्ती तो खूब हो गई, अब जरा कुछ काम की बात हो जाए। मेरा मतलब है कुछ गिनती वगैरह सीख लें। गिनती आना बहुत जरूरी है। अरे भाई, अंग्रेजी सीखकर कल को आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे तो उन्हें गिनेंगे कैसे? ऐसे 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5, 6 यानी 6, 7 यानी 7, 8 यानी 8, 9 यानी 9, 10 यानी 10, 31 यानी 31, 32 यानी 32, 33 यानी 33, 52 यानी 52, 53 यानी 53, 54 यानी 54, 70 यानी 70, 71 यानी 71, 72 यानी 72, 73 यानी 73, 85 यानी 85, 86 यानी 86, 95 यानी 95, 96 यानी 96, 98 यानी 98, 99 यानी 99 और 100 यानी 100। तो आइए अब जानते हैं कुछ फूड स्टफ यानी खाने की चीजों के नाम। ब्रेड यानी रोटी, कोकोनट यानी नारियल, कॉफी यानी कॉफी, कर्ड यानी दही, एग यानी अंडा, सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी शक्कर। अब जब खाने पीने की बात चली रही है तो जानते हैं सब्जियों के नाम। पोटैटो यानी आलू, कैरेट यानी गाजर, ब्रिंजल यानी बैंगन, गार्लिक यानी लहसुन, अनियन यानी प्याज, पी यानी मटर, जिंजर यानी अदरक, रेडिश यानी मूली। सब्जियां सिर्फ मनुष्य ही नहीं खाते, जानवर भी खाते हैं।
कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। आइए जानते हैं इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मंकी यानी बंदर, हॉर्स यानी घोड़ा, डंकी यानी गधा, गोट यानी बकरी, डियर यानी हिरन, बियर यानी भालू, फॉक्स यानी लोमड़ी, फिश यानी मछली। लेकिन सिर्फ जानवरों से ही हमारी दुनिया आबाद नहीं होती। आसमान में उड़ने वाले पंछी तो अंग्रेजी दुनिया में भी होते हैं। क्रो यानी कौवा, आउल यानी उल्लू, स्वान यानी हंस, कॉक यानी मुर्गा, डक यानी बतख, हेन यानी मुर्गी, पैरट यानी तोता और पिजन माने कबूतर। पंछी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं, लेकिन हमारे उन्हीं पंखों की जगह पर हैंड्स होते हैं यानी कि हाथ। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे और भी बॉडी पार्ट्स हैं यानी कि शरीर के अंग। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। आईज यानी आंखें, ईयर यानी कान, माउथ यानी मुंह, हेयर यानी बाल, हेड यानी सिर, नोज यानी नाक, नेक यानी गर्दन, स्टमक यानी पेट, चेस्ट यानी छाती, फिंगर्स यानी उंगलियां, एल्बो यानी कोहनी, नी यानी घुटना, लेग यानी पैर। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर के अंगों में होती है थकान तो हम करते हैं आराम यानी बेड पर लेट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में काम आने वाली ऐसी ही कुछ चीजों के नाम। बेड यानी पलंग, चेयर यानी कुर्सी, पिलो यानी तकिया, बेडशीट यानी चादर, मिरर यानी शीशा, कबर्ड यानी अलमारी, किचन यानी रसोई घर, लॉक यानी ताला और सोप का मतलब साबुन। हमारा गांव यानी विलेज, कस्बा यानी टाउन, शहर यानी सिटी कहलाते हैं और इन्हीं के आसपास और भी बहुत सी जगह पाई जाती हैं, जैसे एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, बिल्डिंग यानी इमारत, कॉलेज यानी कॉलेज, फार्म यानी खेत, गार्डन यानी बाग, जू यानी चिड़ियाघर, होटल यानी होटल, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, मार्केट यानी बाजार, रेलवे स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन, स्कूल यानी पाठशाला, स्प्रिंग यानी बसंत, समर यानी गर्मी, विंटर यानी जाड़ा, रेन यानी बारिश। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहते हैं जिससे हमारी एक पहचान बने, एक अलग आइडेंटिटी बने, कुछ ऐसा जिससे ये साबित हो कि हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और उसके लिए हेल्पफुल होगा ये किताब असंभव संभव, कि कैसे हर असंभव को संभव करें, हाउ टू मेक एवरी इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं माइंड के जिनके थ्रू हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो सुनने में असंभव हो सकते हैं। और इस किताब में मैंने इंक्लूड किए हैं उन सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। और अब आपकी बारी है। दोस्तों, जीवन संघर्षपूर्ण है, चाहे ऋतु कोई भी हो, गर्मी, जाड़ा या बरसात, सभी को अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काम इनमें से चाहे जो भी हो, बार्बर यानी नाई, कारपेंटर यानी बढ़ई, गार्डनर यानी माली, ज्वेलर यानी जौहरी, लेबरर यानी मजदूर, नर्स यानी नर्स, सर्वेंट यानी नौकर, स्वीपर यानी जमादार, टीचर यानी शिक्षक, लेडी टीचर यानी शिक्षिका। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते अहम होते हैं, चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, आपका और मेरा हो। ये सभी रिश्ते अटूट हैं, ये बंधन हैं प्यार के, भावनाओं के। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ रिश्तों के बारे में। फादर पिता, मदर माता, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, सन बेटा, डॉटर बेटी, मदर्स ब्रदर मामा, ग्रैंडमदर दादी, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंडडॉटर पोती, नेफ्यू भतीजा, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, अंकल चाचा। ये सभी रिश्तेदार और करीबी लोग
हमें बहुत प्रिय होते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि ये लोग बीमार पड़ें। तो आइए जानते हैं इन बीमारियों को क्या कहते हैं। कोल्ड जुकाम, फीवर बुखार, हेडेक सिर दर्द, स्वेलिंग सूजन, कफ खांसी, पेन दर्द, एब्डोमिनल पेन पेट का दर्द। जब हम बीमार होते हैं तो हमें कहीं भी कुछ अच्छा नजर नहीं आता है, चाहे हम कहीं भी देखें, किसी भी दिशा में देखें। इन दिशाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानते हैं। ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में। एंग्री गुस्सा, बैड बुरा, ब्यूटीफुल सुंदर, बिग बड़ा, बोल्ड साहसी, केयरलेस लापरवाह, डियर प्रिय, फेयर गोरा, फैट मोटा, रॉ कच्चा। साथियों जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। ये वर्ब कई प्रकार के होते हैं, जैसे टू एडवाइस सलाह देना, टू बी एंग्री नाराज होना, टू कैरी उठाना, टू क्लीन साफ करना, टू ड्रेस कपड़े पहनना, टू फिनिश खत्म होना, टू गिव देना, टू इंट्रोड्यूस परिचय कराना, टू जोक मजाक करना, टू कीप रखना, टू लाई डाउन लेटना, टू लव प्यार करना, टू मेक बनाना, टू ओपन खोलना, टू पेंट रंगना, टू रीड पढ़ना, टू रिमेम्बर याद करना, टू सर्च ढूंढना, टू सेल बेचना, टू टेस्ट चखना, टू ट्रांसलेट अनुवाद करना, टू अंडरस्टैंड समझना, टू वॉश धोना। दोस्तों मैं आपको अंग्रेजी भाषा सिखा रही हूँ। That means I am teaching you English। तो आइए अब मैं आप ऐसे ही कुछ यूजफुल वर्ड्स की जानकारी हम लेते हैं। I मैं, we हम, you आप, she वह स्त्रियों के लिए, he वह पुरुषों के लिए, my मेरा या मेरी, yes हाँ, नो नहीं, प्लीज कृपया, गुड अच्छा, बैड खराब, नथिंग कुछ नहीं, थैंक यू आपको बहुत धन्यवाद, नाउ अब, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन। दोस्तों अंग्रेजी भाषा का सही और धारा प्रवाह होना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो आइए सीखते हैं किस अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ताकि आप सही तरीके से धारा प्रवाह यानी बिना रुके अंग्रेजी बोल सकें। तो आइए अब हम अभिवादन करने के प्रचलित शब्दों को सीखते हैं, क्योंकि शिष्टाचार हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आप जितनी शिष्टता और शालीनता के साथ अंग्रेजी भाषा को बोलेंगे, लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे और उतने ही सभ्य और शालीन आप कहलाएंगे। तो इन वाक्यों को अपने दिल जहन में उतार लीजिए और अपने परिचित मित्र या अधिकारियों से मिलते समय इनका प्रयोग जरूर कीजिए। Hello, Suraj. Hi, Mr. Rohan. Where are you? Sir, I am near Kamath Club. How long will it take you to reach? Another 10 minutes, sir? You got your certificate? Yes, sir. So, will you be able to join us in a week's time? Sure, sir. Okay, then see you. Thank you, sir. Bye. Bye bye. बाय, सी यू। अरे आप कहाँ चल दिए? ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए कहा था। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, जैसे अंग्रेजी में शिष्टाचार के ये वाक्य, वेलकम शुभागमन, प्लीज कृपया, काइंडली दयालुतावश, थैंक यू आपका धन्यवाद, सॉरी मुझे खेद है, एक्सक्यूज मी मुझे क्षमा करें। जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो वही भाव हमारे चेहरे पर झलकते हैं और यही भाव हमारे मुंह से भी निकलते हैं। तो आइए जानते हैं
आमतौर पर हमारी जिंदगी में ये भाव किस तरह से उपयोग में आते हैं? सेम टू यू, आपको भी। मार्वलस, वाह वाह। हेलो, लिसन, सुनिए। ओ डियर, प्यारे, हरी अप प्लीज, फटाफट कीजिए। हाउ स्वीट, क्या खूब। रियली, सचमुच? थैंक गॉड, भगवान का लाख शुक्र है। वंडरफुल, आश्चर्यजनक। वेल डन, शाबाश। वेल डन तो मुझे आपको भी कहना चाहिए, क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे कि आमतौर पर हमारी जिंदगी में कई आदेशात्मक और निवेदनात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, जो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि दैनिक जिंदगी में इन शब्दों और इन वाक्यों का हम कई बार प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। बी केयरफुल, सावधान रहें। गो स्लोली, धीरे चलो। जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। स्टॉप, रुको। स्पीक, बोलो। लिसन, सुनो। कम हियर, इधर आओ। कीप क्वाइट, चुप रहो। वेरी वेल, बहुत अच्छा। ओके, अच्छा। टेक केयर, ध्यान रखना। यस सर, हाँ श्रीमान जी। आपका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी हमें मिलता है, वो आपके बॉडी का रिजल्ट है, आपके माइंड का रिजल्ट है, या माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है। एक्चुअली जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारे माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन का ही रिजल्ट है। इसका मतलब अगर हम अपने माइंड एंड बॉडी को एक ट्यून में रखते हैं, एक अलाइनमेंट में रखते हैं, तो हमारे लिए सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइंड एंड बॉडी के बीच के कोऑर्डिनेशन को कैसे हम अंडरस्टैंड करें, कैसे हम यूज़ करें, ताकि हमारे सक्सेस हमारे और करीब रहे। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं दिस मेमोरी माइंड एंड बॉडी, अ लिंक बिटवीन योर मेमोरी माइंड एंड बॉडी। मेमोरी माइंड एंड बॉडी के इस लिंक को अंडरस्टैंड करने के बाद हम न केवल अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, बल्कि हम औरों को भी मदद कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने लाइफ में वो अचीव करें जो करने के लिए वो बने हैं। अंग्रेजी भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है शब्दों का उच्चारण। पहले हमने अक्षरों का उच्चारण करना सीखा था, लेकिन कई शब्दों में अक्षर के होने पर भी उनका उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे कि सेंट, जिसमें सी अक्षर, उसका उच्चारण नहीं किया गया है। ऐसे ही अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनमें अलग अलग अक्षरों का उच्चारण नहीं होता है। आइए देखते हैं। सेंट, गंध, और साइंस, विज्ञान, इसमें सी साइलेंट है। नॉलेज, ज्ञान, इसमें डी साइलेंट है। साइन, चिन्ह, और डिजाइन, खाका, इसमें जी साइलेंट है। आवर, घंटा, ऑनर, सम्मान, इसमें एच साइलेंट है। नॉक यानी खटखटाना, इसमें के साइलेंट है। वॉक, चलना, और टॉक, बातचीत, इसमें एल साइलेंट है। कॉलम, स्तंभ, ऑटम, पतझड़, इसमें एन साइलेंट है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, निमोनिया, ज्वर, इसमें पी साइलेंट है। आइलैंड, द्वीप या टापू, इसमें एस साइलेंट है। लिसन, सुनना, इसमें टी साइलेंट है। गार्ड, रक्षक, गारंटी यानी कि गारंटी, इसमें यू साइलेंट है। हाई, ऊंचा, इसमें जी एच साइलेंट है। लव, प्यार, चेंज, बदलना, इसमें ई साइलेंट है। और आइए अब जानते हैं, जब भी हम किसी को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। Good morning, sir. Good morning. What's your name? Sir, my name is Komal. Komal. Nice name. Komal, what's your educational qualification? Sir, I have done my BA from Pune University. And what were your subjects in BA? Sir, I have studied Hindi, English, economics and history. What's your hobby? Sir, painting. Miss Komal, why do you want to teach in a school? Sir, I love teaching. Nice answer. Good one. Miss Komal, have you taught anywhere before? Yes, sir. I have taught for 1 year in a school. Nice, Miss Komal. We shall get back to you soon. अंग्रेजी को और अधिक गहराई और विस्तार से जानने के लिए आप पढ़िए डायनेमिक मेमोरी
इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसमें अंग्रेजी भाषा की संपूर्ण जानकारी समाहित है। ये पुस्तक हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, आसामी और साथ ही साथ नेपाली और अरबी भाषाओं के आपके नजदीक के बुक स्टोर यानी कि पुस्तकों की दुकान पर उपलब्ध है। हाँ, बस नहीं आने वाली है, इसीलिए आराम से सीखिए, क्योंकि जितना बेहतर आप सीखेंगे पोल खुलने की आसार उतने ही कम हो जाएंगे। चलिए इसी क्रम में आगे सीखते हैं और भी बहुत कुछ। फिलहाल वर्ब्स यानी क्रियाएं, जैसे कि इस समय आप मुझे देख रहे हैं। क्रियाएं 3 फॉर्म्स में होती हैं। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम रूप, सेकंड फॉर्म यानी द्वितीय रूप, थर्ड फॉर्म यानी तृतीय रूप। इस प्रकार गो, वेंट, गॉन। इसमें गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। आपके उपयोग में आने वाले सभी वर्ब्स की जानकारी डायनेमिक मेमोरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में दी गई है। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा है, जिससे आपका फ्यूचर यानी आपका भविष्य तो अच्छा होगा ही, लेकिन अगर आप कुछ और सीखते हैं तो वो होगा सोने पर सुहागा। तो चलिए फिलहाल सीखते हैं प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञातक अन्य शब्दों में संबंध दर्शाते हैं। इनकी पूरी जानकारी हमारी पुस्तक में दी गई है। प्रीपोजिशन जहां संबंध दर्शाती है, वहीं पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह इन्हीं शब्दों और वाक्यों के बीच में संबंध बनाते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अल्प विराम यानी कॉमा, अर्धविराम यानी सेमीकोलन, पूर्ण विराम फुल स्टॉप या पीरियड, प्रश्न चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन, आश्चर्य संबोधन चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, निर्देशक डैश, योजक यानी हाइफन, कोष्टक यानी पैरेंथेसिस ब्रैकेट, अवतरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क्स, अपूर्ण विराम कोलन, लोप संबंध चिन्ह यानी एपोस्ट्रोफी। साँच को आँच नहीं, मगर जाने अनजाने में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। आखिर हम इंसान जो हैं, मगर हमें अपनी गलतियों के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो आइए अब हम सीखते हैं माफी मांगने के कुछ शब्द। बेग योर पार्डन, आपसे माफी चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा करें। फॉरगिव मी फॉर इंटरप्टिंग, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। इट वॉज माई फॉल्ट, यह मेरा कसूर था। सुबह सुबह की मीठी मीठी सुप्रभात में जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे और अगर हम इंग्लिश में बातचीत करें तो सोचिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा। तो चलिए सीखते हैं सुबह सुबह की यही मीठी मीठी बातचीत करने के तरीके। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? आपने नाश्ता कर लिया? नॉट येट, लेट अस हैव टुगेदर। अभी नहीं, हम लोग एक साथ करेंगे। इज ब्रेकफास्ट रेडी? क्या नाश्ता तैयार है? यस, ब्रेकफास्ट इज रेडी। हाँ, नाश्ता तैयार है। रेलवे स्टेशन पर हम अक्सर लोगों से ट्रेन के बारे में काफी पूछताछ करते हैं। अगर यही पूछताछ हम इंग्लिश में करें तो कैसे होगी, ये जानना तो आप भी जरूर चाहेंगे। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन? स्टेशन पर गाड़ी कितनी देर ठहरती है? इज द ट्रेन ऑन टाइम? क्या गाड़ी ठीक समय पर है? ऑन विच प्लेटफॉर्म डज इट अराइव? यह किस प्लेटफॉर्म पर आती है? वेयर कैन आई गेट अ प्लेटफॉर्म टिकट? मुझे प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ मिलेगा? वेयर कैन आई गेट अ कूली? मुझे कूली कहाँ मिलेगा? आई वॉन्ट अ रिटर्न टिकट, मैं एक जाने का और वापस आने का टिकट चाहता हूँ। और आइए अब बात करते हैं जिंदगी की खुशियों की। त्योहार जो हमारी जिंदगी में खुशियाँ लाते हैं, हमें आनंदित करते हैं, हमें प्रफुल्लित करते हैं। इन्हीं त्योहारों के मुबारक मौके पर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को किस तरह से बधाइयाँ देनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में, ये जानने के लिए तो आप भी उत्सुक होंगे। हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। अ हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष आपको शुभ हो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ईश्वर करे
यह शुभ दिन बार बार आए। बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। अ मेरी क्रिसमस टू यू। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। आपकी यह यात्रा आनंदमय और सकुशल हो। हम में से कई लोग दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर रट्टा मारते हैं याद करने के लिए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। सब कुछ सुबह याद किया और शाम को भुला दिया। आपकी इसी समस्या का हल हम प्रस्तुत कर रहे हैं विश्वरूप रॉय चौधरी की मेमोरी टिप्स के रूप में। आइए जानते हैं विश्वरूप रॉय चौधरी से ये आवश्यक टिप्स। मेमोरी का पहला प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इमेजिनेशन। दूसरा प्रिंसिपल ब्रेन का दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एसोसिएशन। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हमारा ब्रेन जब भी कोई भी नया इंफॉर्मेशन याद करता है, वो नया इंफॉर्मेशन तभी याद कर पाता है जब वो नया इंफॉर्मेशन दिमाग में छुपे हुए अनगिनत इंफॉर्मेशन में से किसी न किसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट हो जाए, लिंक हो जाए, कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम याद करना चाहते हैं बार बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उन चीज़ों को हम थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं। तो हम लॉ ऑफ एसोसिएशन को कैसे क्रिएटिवली यूज़ करें, ये अगर हम जान लें तो हमारी लर्निंग बहुत ही आसान हो सकती है। तो अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कैसे इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन को यूज़ करके हम अपनी लर्निंग को बहुत ही फास्ट और मज़ेदार भी बना सकते हैं। हाउ टू लर्न द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। सो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को याद रखने के लिए ये दोनों प्रिंसिपल्स दैट इज लॉ ऑफ इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इंग्लिश का एक नया वर्ड बोलता हूँ, द वर्ड इज कैपेशियस, और इसका मीनिंग है बहुत ही बड़ा। अब वर्ड कैपेशियस का मीनिंग बहुत बड़ा याद करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस वर्ड को बार बार दोहराएंगे और जिससे वो वर्ड आपको याद रहेगा, या आप इस वर्ड को कहीं ना कहीं यूज करेंगे। लेकिन ये जो रेपिटेशन का मेथड है, ये मेथड आपको उतना हेल्प नहीं करता है। कुछ समय बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम भूलने लगते हैं। इसीलिए हम सीखेंगे इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन का मेथड। इस मेथड का पहला नियम, जैसे ही आप कोई भी नया वर्ड पढ़ते हैं, एकदम से उसको ध्यान से देखेंगे तो उस नए वर्ड के अंदर से आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा वर्ड दिखेगा जो आपके लिए थोड़ा बहुत मीनिंगफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुनिए जरा ध्यान से इस वर्ड को एक बार फिर, कैपेशियस। जैसे मैंने बोला कैपेशियस, आपने इसके पहले भाग को सुना और एकदम से आपका ख्याल आया, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, कैप। कैप एक मीनिंगफुल पिक्चर है, और अब इस पिक्चर से अगर इसकी मीनिंग को आप जोड़ दें तो आपके लिए कैपेशियस का मीनिंग बहुत बड़ा याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। मन ही मन में इमेजिन कर सकता हूँ कि बहुत बड़ा कैप, एक बच्चा बहुत ही बड़ा कैप पहन के खड़ा है। अब क्या होगा कि जब भी अगली बार आप कहीं भी कैपेशियस वर्ड पढ़ेंगे, कैप वर्ड पढ़ते ही आपको एक क्लू मिलेगा बहुत बड़ा, और आप उसकी मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। इससे आपके लिए उसकी मीनिंग को याद रखना थोड़ा आसान हो सकता है, एंड ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रह सकता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉपियस। अब जरा ध्यान सुनिए इस वर्ड को, कॉपियस। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब भी आप कोई भी नया इंग्लिश वर्ड सुनेंगे, उस वर्ड के अंदर से आपको कोई ना कोई क्लू जरूर दिखेगा। जैसे आपने सुना कॉपियस, आपका ध्यान गया कॉपीज, यानी कॉपी पेंसिल वाला कॉपी। कॉपियस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग है खूब सारा, प्लेंटीफुल। अब इसके मीनिंग को याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि मीनिंग प्लेंटीफुल को यानी खूब सारा को कॉपियस वर्ड से जोड़ना है। तो जैसे आपने वर्ड सुना कॉपी, कॉपियस, आपके दिमाग में आ गया होगा फोटोकॉपियस या कॉपी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारी फोटोकॉपी, और जब भी नेक्स्ट टाइम आप कॉपियस वर्ड सुनेंगे, बहुत सारे फोटोकॉपियर्स याद आएंगे, दिखेंगे, उससे आपको क्लू मिलेगा द मीनिंग इज प्लेंटीफुल, खूब सारा। द वर्ड इज इम्यूटेबल। जरा ध्यान सुनिए इस वर्ड को, इम्यूटेबल। आपका ध्यान टेबल पे गया होगा। इस वर्ड में जो चीज़ कॉमन है, जो आपको कनेक्ट कर रही होगी, दैट इज टेबल। अब इसका जो भी मीनिंग है, उस मीनिंग को अगर आप टेबल से एसोसिएट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस वर्ड को सुनेंगे इम्यूटेबल, आपके लिए उसका मीनिंग याद रखना या रिकॉल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस वर्ड का मीनिंग है स्टेबल, जो हिलता डुलता नहीं है। अब आप इम्यूटेबल को स्टेबल से कैसे एसोसिएट करेंगे? आप मनी में इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा टेबल है, लेकिन वो स्टेबल है, अपनी जगह से हिल डुल नहीं रहा।
इसको अगर आप दिमाग में एक बार इमेजिन कर लेंगे, विजुलाइज कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस वर्ड को कहीं देखेंगे या पढ़ेंगे, आपके लिए इसका मीनिंग स्टेबल याद आना या रिकलेक्ट करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, द वर्ड इज बर्जियन एंड द मीनिंग इज टू एक्सपैंड, फैलना। अब अगर आप इस वर्ड की मीनिंग को याद करना चाहते हैं तो एक तो तरीका यह है कि आप इस वर्ड को बार बार रिपीट करें या रिवाइज करें, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, रेपिटेशन वाली जो मेमोरी है वो बहुत ही पुअर मेमोरी मानी जाती है, क्योंकि उसमें हम अपने इमेजिनेशन को यूज नहीं करते हैं, जबकि हमारा जो ब्रेन है दैट इज नोन फॉर इज इमेजिनेटिव पावर। तो अब आप इस वर्ड को एक बार फिर ध्यान सुनिए, बर्जियन। जैसे आपने इस वर्ड को सुना, आपके दिमाग में इससे मिलता जुलता कोई ना कोई वर्ड आ गया होगा, लेट्स से बर्गर। अब इसका मीनिंग टू एक्सपैंड यानी कि फैलना से लिंक करना है। मानो ऐसे कि आप बहुत सारे बर्गर खा रहे हैं एक एक करके, इतना सारा बर्गर आपने खाया कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस वर्ड को सुनेंगे, ये जो इमेजिनेशन है, ये जो लिंक है, ये आपको उसके मीनिंग तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। द वर्ड इज एक्रोफोबिया, जिसका मीनिंग है ऊंचाई से डर। लेकिन मैं एक मिलता जुलता वर्ड और देता हूं, द वर्ड इज ऑटोफोबिया, इसका मीनिंग है अकेलेपन से डर। लेकिन मान लीजिए मैं एक और वर्ड देता हूं, द वर्ड इज लिम्नोफोबिया, इसका मीनिंग है लेक से डर, तालाब से डर। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों वर्ड में एक पार्ट कॉमन है फोबिया और एक पार्ट जो अनकॉमन है, और इस तरह के अगर मैं कई सारे वर्ड दूं तो चांसेस बन जाएंगे कि आप वर्ड्स में मीनिंग में आपस में कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आप इस तरह के टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिससे वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। अब जरा इस वर्ड को सुनिए, ऑटोफोबिया। जैसे ही आपने सुना ऑटोफोबिया, जैसे ही आपने वर्ड सुना ऑटो, क्या आपके दिमाग में कोई इमेज आ रहा है? यस, ऑटो रिक्शा। अब आपको इसके मीनिंग से लिंक करना है। इसका मीनिंग है अकेलेपन से डर। तो आप मन ही मन इमेजिन कर सकते हैं, देखिए इस तरह से इस क्लिपिंग को, कि आप ऑटो चला के जा रहे हैं और जैसे ही आपने रास्ते में देखा कि कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप एकदम डर गए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑटोफोबिया देखेंगे या कहीं पढ़ेंगे, तो आपको वो अकेलेपन से डर एकदम से याद रहेगा। मान लीजिए मैं नेक्स्ट वर्ड बोलता हूँ, एक्रोफोबिया। अब ध्यान सुनिए फर्स्ट पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्रोफोबिया। एक्रो, जैसे ही मैंने बोला क्रो, आपके दिमाग में क्रो का पिक्चर आ गया होगा। अब इसका मीनिंग है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। अब आपको ऊंचाई से डर और क्रो को आपस में लिंक करना है। मानो ऐसे कि ये क्रो यानी कि कौवा आपको बहुत ही ऊंचाई पे ले जा रहा है और आपको ऊंचाई से डर लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि एक्रोफोबिया एंड ऑटोफोबिया के बीच का जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, आप आपस में मीनिंग को मिक्स नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं एक और वर्ड बोलता हूं, लिम्नोफोबिया। अब फोबिया वर्ड क्योंकि कॉमन है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन अगर होगा तो लिम्नो की वजह से होगा। तो लिम्नो वर्ड को सुनिए। ये आपकी ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आप कोई भी नया वर्ड सुनते हैं, आपका ब्रेन उससे मिलता जुलता कोई ना कोई ब्रेन में ऑलरेडी छुपा हुआ पुराना वर्ड आपको ढूंढ के देता है। जैसे ही आपने सुना वर्ड लिम्नोफोबिया, लिम्नो लेमन, जो कि आपके लिए एक नोन वर्ड है, लेमन। अब इसको लिंक करना है इसकी मीनिंग से, दैट इज फियर ऑफ लेक्स, तालाब से डर। अब आप लिंक कर सकते हैं कुछ ऐसे, एक लेमन वो लेक में गिरता हुआ जा रहा आप देख रहे हैं, और वो हेल्थ चिल्ला रहे हैं, यानी कि फियर ऑफ लेक्स। ये तीनों इमेज आपस के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो इफ आई से एक्रो, क्रो देख के कुछ याद आ रहा है, या मैं बोलता हूँ ऑटो सुनते ही आपको ध्यान कहाँ जा रहा है? यस, यू आर राइट, दैट इज अकेलेपन से डर। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो तभी याद होता है जब वो नया वर्ड किसी न किसी पुराने आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी बैंक से कहीं ना कहीं जाके एसोसिएट हो जाता है, या लिंक हो जाता है, या कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, लेट्स से मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड देता हूँ, द वर्ड इज अरैक। अब जरा इस वर्ड को ध्यान सुनिए, अरैक। तो गौर से इसकी स्पेलिंग को भी देखिए, अरैक। एकदम से आपका ध्यान रैक पे गया, और रैक इज नोन पिक्चर। आपके दिमाग को ऑलरेडी पता है रैक का मतलब क्या होता है। अब अगर आपको ये याद रखना है कि रैक एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है अल्कोहलिक ड्रिंक, तो अब आप दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बना सकते हैं। मन ही मन आप इमेजिन कर सकते हैं एक रैक, अभी देखिए दिमाग में,
और रैक के ऊपर बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखे हुए हैं। तो अब जब भी कभी आप रैक वर्ड देखेंगे या पढ़ेंगे, आपका ध्यान अल्कोहलिक ड्रिंक पे जाएगा। ये जो मेथड है थिंकिंग का, इस मेथड से आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और एक बार अगर आपने अपनी वोकेबलरी पे कमांड ले आए तो आपके लिए ये लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान और मज़ेदार भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए, डायनेमिक मेमोरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को पढ़िए, और अगली बार जब भी हम दोबारा मिलेंगे हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मेमोरी गुरु विश्वरूप रॉय चौधरी ने सरल रूप से ये जानकारी दी है किस तरह से अपनी स्मरण शक्ति को कायम रखा जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहली बार किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में शामिल किया गया है। इससे आपको जल्दी अंग्रेजी सीखने में सहायता मिलेगी और साथ ही साथ आप जीवन भर लाभान्वित भी होंगे। अगर आप मेहनती बिजनेसमैन हैं, 5 स्टार के शौकीन हैं, बड़ी कार चलाना चाहते हैं, या फिर आप किसी अमीर आदमी की बीवी हैं, पार्टीज में जाती हैं, महंगी ज्वेलरी पहनती हैं, लेकिन मुंह खोलते ही आपकी पोल खुल जाती है, तो घबराइए नहीं, आपके पास है डायनेमिक मेमोरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। बस इस किताब को अच्छी तरह पढ़िए, सभी बातों पर ध्यान दीजिए और आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। सर्वप्रथम आपके मन की जो झिझक है उसे बाहर निकाल दें। आपके मन का जो डर है उससे बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि ये आपके मन का ही डर है कि कहीं आप गलत ना बोल दें, कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? बस इन सभी बातों को भूलकर सिर्फ अंग्रेजी में वार्तालाप करें। अगर बोलेंगे नहीं तो पकड़ मजबूत कैसे होगी? इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए। जितना ज्यादा हो सके उतनी अंग्रेजी पत्रिकाएं, किताबें और अखबारों को पढ़िए। आपको जो शब्द समझ नहीं आता है उसी समय आप उसका मतलब डिक्शनरी में देखिए और देखिए आप कैसे सीखते चले जाएंगे। जिस तरह से आप एक बार गिरकर उठते हैं और फिर से चलने लगते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी बोलते समय आप एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर तीसरी बार उसे सुधारेंगे और फिर इस तरह से धीरे धीरे आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। So how are you feeling now? You must be feeling great. As I told you in the starting, English can change your life. So it does, isn't it? So now let's celebrate your journey towards success. And happy reading.